हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOE 142 द टॉपिक ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको अच्छे से देखिए। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, अगर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है ताकि हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और पर्सनालिटी प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें आती हैं बेसिकली: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, जो बेसिकली गाइड करती हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अब यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसका एम क्या है? वही चीज के एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, इंक्लूसिविटी और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं, पहला हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को पहला स्टेज माना जाता है एजुकेशन के लिए। यहाँ पर 3 से 6 साल के बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एजुकेशन है वो किसके माध्यम से मिलती है? जैसे कि आंगनवाड़ीज, ठीक है, नर्सरी स्कूल्स होते हैं, किंडर गार्डन्स होते हैं। इन सारी चीजों के थ्रू 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फोकस क्या रहता है इस एजुकेशन का? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, ये फोकस रहता है। फिर हमारा दूसरा है स्कूल एजुकेशन। हम देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे 5+3+3+4 का 4 के फॉर्म में यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को पूरा डिवाइड कर रखा है। कैसे? तो पहला है हमारा फाउंडेशनल स्टेज, ये 5 साल का होता है। 3 साल की यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, फिर क्लास 1 और 2, ये 2 साल हो गए। पढ़ाया क्या जाता है यहाँ पे? बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब खेल खेल कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ताकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को सीख पाए। फिर होता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल का होता है। ठीक है, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक यहाँ पर बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, सोशल स्टडीज, ऐसे सब्जेक्ट को सीखते हैं। फिर आता है मिडिल स्टेज, ये 3 साल का होता है। यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की स्टडीज होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का होता है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, वाइड रेंज होती है सब्जेक्ट्स में, ताकि वो अपने जो करियर है, जो अपनी हायर एजुकेशन है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स को आराम से चूज कर पाए, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पर। फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन की। स्कूल कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। ठीक है, यही हायर एजुकेशन है हमारी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जैसे कि देखिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होती है हमारी, बैचलर्स जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो होती है मास्टर्स हम जिसको बोलते हैं। फिर आता है डॉक्टरल प्रोग्राम जैसे कि PhD। ठीक है, और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज इंजीनियरिंग, मेडिकल, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन जो होती है, इन सारी चीज़ों को भी सीखते हैं, तो वो भी हायर एजुकेशन में ही इंक्लूड होता है। ऑलराइट, अब ये जो सिस्टम होता है, ये हायर एजुकेशन का जो सिस्टम होता है, ये कौन रेगुलेट करता है? ये जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, ऐसी कमीशन रेगुलेट करती हैं, और बाकी अदर प्रोफेशनल काउंसिल, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है। फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल, अब टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें हमें ये यूजफुल रहेंगी ये स्किल्स। ठीक है, अब जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, ये ट्रेनिंग ऑफर करते हैं ताकि हम अलग अलग ट्रेड और इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट ले सके। ऑलराइट, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये भी वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पे इंकरेज कर रही है, क्लास 6 से ऑनवर्ड। मतलब पहला ये था कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था क्लासेस में, फिर स्कूल के बाद में बच्चों को पता चलता था, ओके ठीक है, करियर हमें क्या चूज करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को आइडिया नहीं होता था। पर अभी क्लास 6 से ही यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को इंकरेजमेंट मिलती है। ऑलराइट, फिर ओपन एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर स्कूल्स और कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकते, तो वो ओपन
एंड डिस्टेंस लर्निंग को यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इग्नू की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये भी फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू और डिस्टेंस मोड में, ठीक है, ताकि अगर स्टूडेंट नहीं रेगुलरली अटेंड कर पा रहे स्कूल और कॉलेजेस, तब भी उनकी जो एजुकेशन वो मिस ना हो। ऑलराइट, फिर डिजिटल एजुकेशन, यहाँ पे आज की टाइम पे जैसे कि डिजिटल लर्निंग होती है थ्रू स्मार्टफोन, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन कोर्स हम लोग लेते हैं आज के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग इसमें एनरोल्ड हैं, ठीक है, एजुकेशनल एप्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, राइट। तो वही बताया गया है। तो वही देखा है हम लोगों ने कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करें अगर इंडिया में, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, और स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया अभी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को कवर करते हैं, स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाली, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग हमने देखा, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर अभी हम लोग नॉलेजेबल स्किल्ड और क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन रामकृष्ण मुखर्जीज व्यू ऑन रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। ऑलराइट, रामकृष्ण मुखर्जी बहुत जाने माने इंडियन सोशलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इंडियन सोसाइटी की जो स्टडी है इस पे बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अब ये मानते थे कि जो सोशलॉजी है और जो सोसाइटी है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि सोशलॉजी का मतलब ये तो नहीं होता ना स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और पीपल, ठीक है, इसका मतलब ये भी तो होता है कि जहाँ पे हम सोसाइटी को भी तो स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं सोसाइटी के, समाज में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रामकृष्ण मुखर्जी है यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं सोशोलॉजी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम, कि सोशोलॉजी हमें जो समाज में प्रॉब्लम्स होती है ना उसको समझने में मदद कर सकती है, और साथ ही साथ में जो सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है। ऑलराइट, अब मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल बिहेवियर, ठीक है, साइंटिफिकली हम अपनी सोसाइटी को यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। ऑलराइट, कि लोग आपस में कैसे रहते हैं, किस तरीके से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, हाउ देयर लाइफ्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे रामकृष्ण मुखर्जी बताते हैं कि जो सोशलॉजी है उसको फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन देकर सोशलॉजिकल स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर फैक्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यानी कि थोड़ा साइंटिफिकली हमको समाज को स्टडी करना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि सोसाइटी और सोशलॉजी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब रामकृष्ण मुखर्जी ने किस तरीके से इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है, लेट्स सी। पहला है, सोसाइटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर इन सेंस कि सोशोलॉजी का जो एरिया है, जिन जिन चीज़ों को सोशोलॉजी स्टडी करता है उनमें से सोसाइटी भी तो एक है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल चीज़ों को तो देखते हैं, साथ में सोसाइटी को पढ़ते हैं। सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी तो स्टडी करते हैं हम सोशोलॉजी में। ऑलराइट, तो बताया गया कि जो सोसाइटी है वो सोशोलॉजी का ही सब्जेक्ट मैटर है। फिर सोशलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। हम सोशलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं ताकि समाज में जो भी चीज़ें हम उनको बेहतर समझ पाएं। ऑलराइट, हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं, इनइक्वालिटी, सोशल चेंजेस जो सोसाइटी में हो रहे हैं, इनके पीछे के जो रीजंस हैं उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अपनी सोशलॉजिकल रिसर्च के थ्रू, ठीक है। फिर सोसाइटी प्रोवाइड्स डेटा फॉर सोशोलॉजी। सोशलॉजिकल स्टडीज के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है, समाज में ही मिलता है। कैसे कि जो डेली लाइव्स होती हैं लोगों की, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ डेटा ही है। रिलेशनशिप्स क्या है उनके बीच में, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं हमको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है, ठीक है, जिसके बेसिस पर फिर हम अपनी फर्दर सोशलॉजिकल स्टडी करके रिजल्ट निकालते हैं। ऑलराइट, तो यही बताएगा कि सोसाइटी के थ्रू सोशलॉजिकल रिसर्च के लिए डेटा मिलता है हमें। फिर सोशलॉजी एक्सप्लेन सोशल चेंज, समाज में जो सोशल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी, देखिए जो रामकृष्ण मुखर्जी बताते हैं कि जो सोसाइटी वो डायनेमिक होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं सोसाइटी में, तो चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, और इन चेंजेस को स्टडी कौन करता है? सोशोलॉजी। ऑलराइट, फिर सोशलॉजी हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे रामकृष्ण मुखर्जी बताते हैं कि सोशलॉजी का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी को सिर्फ स्टडी कर लिया, बट इसका पर्पस ये भी है कि समाज में जो हमने प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है, जो चीज़ें देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी तो दें, है ना। जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी जैसी हमारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, इनको इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करें, ताकि सोशल रिफॉर्म लिए जाए, प्लानिंग बनाई जाए इन सब चीज़ों को हटाने के लिए।
ऑलराइट। फिर म्यूचुअल डिपेंडेंस की जो सोशलॉजी है और सोसाइटी है आपस में डिपेंडेंट है। सोसाइटी जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सोशलॉजिकल स्टडीज के लिए डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और जो सोशलॉजी है वो नॉलेज दे रही है, समाज को पढ़ के समाज के बारे में एक अच्छी नॉलेज दे रही है ताकि समाज में जो भी प्रॉब्लम्स उनको सुधारा जा सके, सोसाइटी को और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो सोशलॉजी और सोसाइटी आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप कंटिन्यूअस और बेनिफिशियल है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मुखर्जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने एम्फेसिस किया था रामकृष्ण मुखर्जी ने कि जो सोसाइटी है उसको साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। फिर इंडियन सोशल अंडरस्टैंड इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने का इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। फिर सपोर्ट सोशल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि रामकृष्ण मुखर्जी बताते थे ना कि सोशोलॉजी का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्टडी कंडक्ट कर ली खाली, पर आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रूट कॉजेज बताइए, उसके बाद सोल्यूशन दीजिए, ये सारी चीज़ें भी। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, देन एक्सप्लेन दी कॉजेज ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज होते हैं सोसाइटी में उनके क्या कारण है, ठीक है। हेल्प्स इन मेकिंग बेटर पब्लिक पॉलिसी, जिसके माध्यम से हम क्या कर सके, पब्लिक पॉलिसी जो है वो और भी इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो हमने देखा कि सोशोलॉजी, रामकृष्ण मुखर्जी बताते थे कि सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक टूल है जिसके माध्यम से सोसाइटी को और भी ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये सोशोलॉजी और सोसाइटी को म्यूचुअली डिपेंडेंट बोलते हैं आपस में, ठीक है, कि जो सोशोलॉजी है वो स्टडी करती है सोसाइटी की और जो सोसाइटी है वो डेटा देती है सोशोलॉजी को, ऑलराइट। तो वही बताया हुआ है कि किस तरीके से जो, और इन्होंने साथ में ये भी एम्फसाइज किया था कि जो साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की वो करनी चाहिए, पर्सनल ओपिनियन बायसेस के बेसिस पर नहीं, ऑलराइट। तो दस सोशोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोग्रेस एंड वेलफेयर। तो सोशोलॉजी के माध्यम से हम सोसाइटी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं बेटर पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। देन explain the central ideas of sociological discourse of राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। देखिए राधा कमल मुखर्जी एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, वो भी बहुत फेमस थे। अब देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, ये राधा कमल मुखर्जी हैं, इससे पहले जिसकी हमने बात की थी वो रामकृष्ण मुखर्जी थे, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी क्या बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जब हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो हमको कनेक्शन के साथ करनी चाहिए स्टडी, कनेक्शन इन सेंस बाय कनेक्टिंग सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मोरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि ये सिर्फ एक चीज को समझकर हम पूरी सोसाइटी को नहीं समझ सकते, ठीक है। सोसाइटी में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को एक साथ पढ़कर ही हम समाज को अच्छे से समझ सकते हैं, ऑलराइट। because human life cannot be understood by studying only one aspect, ठीक है। his idea helped in developing Indian sociology based on Indian values and tradition, मतलब जो इंडियन सोशोलॉजी है उसको इंडियन वैल्यूज और ट्रेडिशन के माध्यम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सोसाइटी एज एन इंटीग्रेटेड, देखिए यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी ये बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं जैसे कि रिलीजन, फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें ये आपस में ना कनेक्टेड है, ठीक है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं आपस में कनेक्टेड है। तो अगर एक भी पार्ट में अगर चेंज होता है समाज में तो ये बाकियों को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोसाइटी एज एन इंटीग्रेटेड होल। और इसीलिए समाज को ना एक साथ पढ़ना चाहिए, इन सारे पीसेस को इकट्ठे रखकर पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ एक को पढ़ लिया, क्योंकि इससे फिर सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वैल्यूज। अब यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी सोशल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सोसाइटी में सोशल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये हमारे ह्यूमन के जो बिहेवियर है उसको गाइड करती हैं, ठीक है। तो समाज में अगर वैल्यूज नहीं है तो वो सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। यही यहाँ पे जो मुखर्जी इनकी जो आइडियाज हैं अबाउट सोशल वैल्यूज है यही बताते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पे बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो हैं वो इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हम फिर अपने जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज भी करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। मतलब जैसे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, हम फॉरेस्ट को काट के अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं और इसी तरीके से पता नहीं कितना हम लोग चेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी बताते हैं कि इसमें ना एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि ह्यूमन नीड्स के बीच में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यहाँ पे बताते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल जो होता है अपने समाज से चीजें सीखता है, ठीक है, बड़ा होता है अपने समाज में, ठीक है। और जो सोसाइटी होती है वो ग्रो करती है थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हम बड़े होकर एफर्ट्स करते हैं ताकि अपनी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लेके आ पाए, चेंजेस लेके आ पाए, है ना। तो यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी बिलीव करते हैं कि पर्सनल फ्रीडम शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है,
और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें बैलेंस होना चाहिए। ऑलराइट। देन इंटरडिसिप्लिनरी, वो ये मानते थे कि जो सोशोलॉजी है वो एक सिर्फ एक सिंगल फैक्टर के थ्रू नहीं समझी जा सकती है। मतलब ये कि हमें सोशोलॉजी को इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के साथ में लिंक करके पढ़ना चाहिए, तभी हम समाज की चीजों को थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है। देन डायनेमिक नेचर, मुखर्जी सोशोलॉजी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये मानते थे कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसका क्या एम होना चाहिए, कि हम लोगों का वेलफेयर क्रिएट कर पाए। ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो तो होनी ही चाहिए, साथ में हम लोग मोरल वैल्यूज को भी तो कंबाइन करें उसके साथ में। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल बैलेंस, ये सब भी होना चाहिए। ऑलराइट। तो राधा कमल मुखर्जी के जो सोशोलॉजिकल आइडियाज थे, उन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? सोशल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी, ह्यूमंस और नेचर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको इंपॉर्टेंस दी। फिर ये भी बताया कि किस तरीके से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, ठीक है, उनकी यूनिटी की बात की, कि समाज में जो भी चीजें हम लोग यूनिटी के थ्रू ही समझ सकते हैं, किसी एक फैक्टर पे फोकस करके नहीं। ऑलराइट। His interdisciplinary approach and concerns for sustainable and value-based development continue to influence the study of sociology in India today. अभी तक उनके जो सोशोलॉजिकल आइडियाज है ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। ऑलराइट। डिस्कस द व्यूज ऑफ एन के बोस ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। निर्मल कुमार बोस बहुत ही फेमस इंडियन सोशलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया था बहुत डिटेल में, और कास्ट सिस्टम को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। ये बताते थे कैसे कास्ट सिस्टम was not only a system of inequality but also an important institution that organize society, समाज को ऑर्गेनाइज भी करता है। ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू एनके। इन्होंने बताया कि कास्ट सिस्टम एक सोशल सिस्टम है, ठीक है, जहां पर लोगों को डिवाइड किया जाता था बेस्ड ऑन देयर बर्थ, अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया जाता था, और हर कास्ट का अपना एक कस्टम होता था, ट्रेडिशन होता था, ऑक्यूपेशन होती है, और सोशल स्टेटस होता है। और जो कास्ट की मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। ठीक है। तो एक इंसान जब किसी पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म हो गया तो वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो उसी कास्ट का हो जाता है। कास्ट एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बोस यहाँ पे बताते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट जो है उनको अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अब कोई फार्मर है, कोई टीचर है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर एक सोसाइटी में ही अलग अलग कास्ट के लोग होंगे तो ऑक्यूपेशन उनकी अलग अलग होगी, और इससे क्या होगा? इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। ठीक है। काम जो है आपस में एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं काम के लिए। वही चीज उन्होंने बताई है, और ये चीज क्या करती है? सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखती है हमारी सोसाइटी में। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड, देखिए वो ये मानते थे कि जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम अभी तक मेंटेन है वो किसकी वजह से? वो हमारे इंडियन कल्चर की ही वजह से। हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, फैमिली ट्रेडिशन है, यही तो इनकरेज करते हैं कास्ट रूल्स को। ऑलराइट। और जो कास्ट अभी तक सर्वाइव कर पा रही है वो इसीलिए कर पा रही है कि हमारी डेली लाइफ में जो एवरीडे लाइफ है उससे कितना कनेक्ट हो चुकी है ये। ऑलराइट। इसमें कितना इनग्रेन हो चुका है ये सब कुछ। फ्लेक्सिबिलिटी इन कास्ट, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते थे कास्ट सिस्टम बिल्कुल रिजिड है, ठीक है, लेकिन एनके बोस ये मानते थे कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। उन्होंने बताया कैसे कुछ कास्ट जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी सोशल पोजीशन ये सब कुछ इम्प्रूव किया है। कैसे इम्प्रूव किया है? अपने कस्टम्स को, ऑक्यूपेशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को, इन सब में चेंजेस लाकर। तो देयरफॉर कास्ट जो है वो एंटायरली फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होती है और वो ग्रेजुअली चेंज होती है। ऑलराइट। देन इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एनके बोस यहाँ पे बताते हैं कैसे मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इन सब चीजों की वजह से जो कास्ट सिस्टम है उसमें बदलाव आए हैं। ठीक है। अब जो अलग अलग कास्ट के लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री, सिटीज, इन सब में, ठीक है, एजुकेशन सबको प्रोवाइड होती है इक्वली। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, ये कास्ट सिस्टम की जो स्ट्रिक्टनेस थी ना यहाँ पे कम हो रही है। ऑलराइट। कास्ट एंड नेशनल, एनके बोस मानते थे कि कास्ट डिफरेंस होने के बावजूद भी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कल्चरल यूनिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। कॉमन रिलीजियस ट्रेडिशन की वजह से फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, शेयर्ड वैल्यू, ये सारी चीजें क्या करती हैं? इंसान को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। अलग अलग जो कास्ट हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। ऑलराइट। और इसीलिए एम्फसाइज करते हैं दैट इंडियन डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड अलोंग विद द सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, कि डाइवर्सिटी है इंडिया में पर नेशनल इंटीग्रेशन का एक वो जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ वननेस, वो भी। तो एनके बोस कैसे देखते थे कास्ट सिस्टम को? ये मानते थे कि हिस्टोरिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है कास्ट सिस्टम, ठीक है, जिसने इंडियन सोसाइटी को अभी तक शेप किया है, सेंचुरीज तक शेप किया है। और फिर ये भी बताते थे कि जो कास्ट सिस्टम उसने इनइक्वालिटी क्रिएट तो करी है, साथ साथ में मेंटेन भी किया है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। तो उन्होंने रोल भी बता दिया कास्ट सिस्टम का। ऑलराइट। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है? सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो कास्ट सिस्टम है इसकी जो स्ट्रिक्टनेस थी, रिजिडिटी थी, वो अब कम हो रही है।
ऑलराइट, तो यहाँ पर अंकित पूछना ना भाई बैलेंस अप्रोच रखिए कास्ट सिस्टम को लेके, इन्होंने स्ट्रेंथ्स भी बताई हैं और लिमिटेशंस भी बताई हैं कास्ट सिस्टम की। ऑलराइट, तो हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऑलराइट, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी जो भी क्लास के अपडेट्स हैं वो आपको वहीं पे मिलेंगे, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।